हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट है। आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ये लास्ट पार्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो चलो शुरू करते हैं। The study of physical and chemical properties of drug molecule is early requirement for product formulation। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिस भी ड्रग को हम यूज करके वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, कोई भी प्रोडक्ट, तो जो भी ड्रग मॉलिक्यूल हम उसमें यूज कर रहे हैं तो उसकी हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये सबसे पहला जरूरी पॉइंट है। इट प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ड्रग एक्शन। ये जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस की, वो स्ट्रक्चर और ड्रग एक्शन के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है। देयर आर वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स आर। बहुत सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड वन इज ऑप्टिकल रोटेशन, थर्ड इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्थ वन इज डाइपोल मोमेंट एंड फिफ्थ इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये 5 फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए पहले हमें रिफ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो इसके लिए ये देखते हैं, जब हमने 2 मीडियम लिए, एयर, एक मीडियम है एयर या फिर वैक्यूम ले लिया हमने, और दूसरा क्या है, कोई भी सिलेक्टेड मीडियम है, मे बी वो वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। तो एयर या फिर वैक्यूम मीडियम से एक लाइट की रे पास हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। तो जब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे पास होती है, तो अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, इन केस अगर यहाँ पे मीडियम सेम रहता, जो ऊपर है एयर या फिर वैक्यूम ही होता इधर भी, तो वो इंसिडेंट रे क्या है, जैसे आई ऐसे ही इसी डायरेक्शन में चली जाती। लेकिन हमने क्या किया, मीडियम चेंज कर दिया, तो जो ये इंसिडेंट रे जब इस मीडियम में आई तो ये क्या है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे। तो इस मैकेनिज्म को कि जब इंसिडेंट रे एयर या वैक्यूम फेज से मीडियम से आके सिलेक्टिव मीडियम में थोड़ी सी बेंड होगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन 2 अलग अलग टर्म है। रिफ्रैक्शन में तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई और जब मीडियम चेंज हुआ तो वो क्या है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बैंड हो गई। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब आई और फिर क्या है, उल्टा चली जाएगी। तो इस मैकेनिज्म में क्या है, जब हमने इंसिडेंट रे एयर से सिलेक्टेड मीडियम में आ रही थी तो वो क्या है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बनता है एयर मीडियम में, इसको हम बोलते हैं आई या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो है आर या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये पूरा मैकेनिज्म है रिफ्रैक्शन का, ऐसे रिफ्रैक्शन होती है। इसके बाद हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सिलेक्टिव मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जो लाइट यहाँ पे एयर या वैक्यूम में थी उसकी स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सिलेक्टेड मीडियम, यानी कि जो स्पीड लाइट की एयर में थी उसके बाय में क्या है, जो स्पीड उसकी सिलेक्टिव मीडियम में है लाइट की। इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं, C अपॉन में V। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सिलेक्टेड मीडियम, यानी कि जो वेलोसिटी लाइट की सिलेक्ट एयर में या फिर वैक्यूम में थी और उसके बाय में जो वेलोसिटी उसकी सिलेक्टेड मीडियम में थी लाइट की। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू लिक्विड, जब एयर से वो लिक्विड में आती है रे, इट्स डायरेक्शन इज चेंज, तो उसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, लेकिन वो क्या है, बैंड होगी, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन।
एक और तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करने का, बताने का। स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिख सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उन्होंने कहा जो ये एंगल है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसकी बाय में जो एंगल है रिफ्रैक्शन का, इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हम क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। आई क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मेजर कर सकते हैं एबे रिफ्रैक्टोमीटर से, या फिर वी ब्लॉक रिफ्रैक्टोमीटर से, या फिर इमर्सन्स रिफ्रैक्टोमीटर में से। ये कुछ रिफ्रैक्टोमीटर हैं जिनसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ एप्लीकेशंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इट इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शुगर इन शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या है, हम शुगर की अमाउंट कितनी है वो डिटरमाइन करने के लिए क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। इट कैन बी यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की, जो रिफ्रैक्टिव रे जितना बैंड करेगी वो ज्यादा होगा। इट इज मेनली यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। हम क्या है हर एक सब्सटेंस का एक अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हम क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला सब्सटेंस है। तो इसीलिए सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है। इट इज यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्यूशन का को एग्जामिन करने के लिए भी हम क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, हमने लाइट ली, ये लाइट क्या है स्प्रेड हो रही है, मतलब चारों तरफ फैलती है। तो इस लाइट को हमने एक प्रिज्म में से पास किया। जब हमने इसको प्रिज्म में से पास किया तो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। यानी कि पहले तो ये क्या है चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन जब हमने इसको प्रिज्म में से पास किया तो क्या है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने लगी, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और फिर उस लाइट को एक सॉल्यूशन में से पास कर दिया। तो जब हमने उस सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस में से जब हम उस लाइट को पास करेंगे जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, तीन कंडीशन बनेगी। तीन में क्या क्या हो सकती हैं, या तो लाइट क्या है क्लॉकवाइज घूमेगी, या फिर जो लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, या फिर लाइट रोटेट ही नहीं करेगी। तीन कंडीशन क्या क्या होगी, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, या फिर वो रोटेट करेगी ही नहीं। अगर वो रोटेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो भी सब्सटेंस है, तो वो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो मूव कर रही है, बेशक वो एंटी क्लॉकवाइज कर रही है या क्लॉकवाइज कर रही है, तो क्या है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। यहाँ पे अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो यानी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है मतलब उल्टी घूम रही है तो वो क्या है लीवो रोटेटरी है। व्हेन लाइट पास्ड थ्रू एनी मीडियम, जो हमने लाइट क्या है किसी भी मीडियम से पास करी, इफ लाइट रोटेट देन सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमने क्या है ये कोई भी मीडियम है, इसमें से हमने लाइट पास कर दी, अगर लाइट रोटेट हुई तो यानी कि सब्सटेंस क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। इफ लाइट नॉट रोटेट देन द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि अगर सब्सटेंस क्या है, अगर लाइट क्या है रोटेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब दो कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव में भी, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम कब कहेंगे, जब लाइट रोटेट करेगी क्लॉकवाइज या फिर राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। लाइट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट हैंड साइड, यानी कि इस डायरेक्शन में जब वो मूव करेगी तो क्या है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी, लाइट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड। अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज उल्टी घूम रही है और या फिर लेफ्ट हैंड साइड तो है तो वो क्या है लीवो रोटेटरी। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि जब हम अगर वो लाइट रोटेट कर रही है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव है, और नहीं कर रही है तो इसका मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो हमें क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को डिटरमाइन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है।
इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है वो कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, उसकी कितनी प्योरिटी है, उसके लिए ये यूज होता है फूड या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। शुगर इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन। जो गन्नों से जो हम शुगर का जूस निकालते हैं उसकी क्वालिटी देखने के लिए। नेक्स्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम क्वालिटेटिव वे में कहें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इसकी ये बात करें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ पे क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो जो परमिटिविटी है मीडियम में और जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस में, उनकी रेशो अब इस तरह कह सकते हैं कि ये तो फ्री स्पेस है एयर या फिर वैक्यूम तो फ्री स्पेस है, ये है मीडियम। अब HCl जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, जितनी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतना ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। यानी कि जो सब्सटेंस क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या है, रिड्यूस कर देता है। यानी कि मान लो कोई भी सब्सटेंस है, अब H है, Cl के साथ क्या है, ये अटैच होता है, तो क्या है, इनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, अगर जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगा उतना ही ज्यादा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले में कि जो परमिटिविटी यानी कि कितना वो मीडियम में इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है और कितनी एयर में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की कम कर रहा है, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, यानी कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने मीडियम में कम करी अपॉन में एप्सिलॉन नोट, यानी कि जितनी उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है एयर में या फिर फ्री स्पेस में कम करी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। यानी कि मान लो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगी वो एबिलिटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, कि कितनी पोलैरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यूज करते हैं। अ मेजर यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज टू मैन्युफैक्चर कैपेसिटर, दिस हैव मैनी यूज, लाइक हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसका बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि स्टोरिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। फिल्टरिंग आउट नॉइज, नॉइज को फिल्टर आउट करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, द डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेटेड चार्जेस एंड द सब्सटेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब कोई सब्सटेंस है, मान लो कोई भी जो भी सब्सटेंस है, अब ये क्या है, ये अलग चार्ज है और ये क्या है, अलग चार्ज है, लेकिन इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और जिन डिस्टेंस से ये दोनों क्या है, सेपरेट हो रखे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डाइपोल मोमेंट। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्याउ अपॉन में आर। क्याउ क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है, जिस जो भी चार्ज है यहाँ पे उन दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब कि सेम ही होगा इनका मैग्नीट्यूड, बस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे ये दोनों, और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है, नेगेटिव है। और ये क्या है, आर जो डिस्टेंस है जिससे ये दोनों सेपरेट हो रखे हैं। इसके लिए सिंपल आप समझें तो मान लो ये सिर्फ पोलर के लिए है, क्योंकि पोलर के केस में ही हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं, नॉन पोलर के केस में नहीं देखते। मान लो HCl है, ठीक है, तो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो Cl है वो क्या है, H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, चार्ज हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, सेम, और जिस डिस्टेंस से ये सेपरेट आउट है इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट होती है। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, जिस डिस्टेंस से क्या है दोनों जो चार्ज हैं वो सेपरेट हो रखे हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट हम कहेंगे कि किस तरफ हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव में होगा। अगर हम HCl के केस में देख रहे हैं तो HCl के केस में क्या है, Cl की तरफ होगी जो डाइपोल मोमेंट होगी।
एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज पोलर और नॉन पोलर। ये क्या है, मॉलिक्यूल के नेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आता है कि वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। अगर उनके अंदर डाइपोल मोमेंट हो रही है तो वो क्या है, पोलर है, और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो नॉन पोलर है। डिग्री ऑफ पोलैरिटी की कितनी पोलैरिटी है, अब जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतनी ही ज्यादा क्या है उनकी पोलैरिटी होगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने के लिए भी क्या है, हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो स्पेसिफिक है, तो यानी कि जो सब्सटेंस की शेप सिमेट्रिकल नहीं है, अगर कर्व्ड या फिर एंगुलर है तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या है, सिमेट्रिक होगा और लीनियर फॉर्म में होगा। तो ऐसे क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। लास्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है डिसोसिएशन कांस्टेंट। कोई भी सब्सटेंस है जब वो क्या है, डिसोशिएट या फिर ब्रेक डाउन होता है दो मॉलिक्यूल्स में। अब मान लो कि HCl है वो क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। H2O क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट होता है। NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोशिएट या फिर ब्रेक डाउन होता है। तो जो इसकी डिसोशिएशन की एबिलिटी है कि वो कितना डिसोशिएट हो रहा है, कैसे, तो जो किसी भी सब्सटेंस की डिसोशिएशन होने की एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट। डिसोशिएशन कांस्टेंट इज द टेंडेंसी और एबिलिटी टू डिसोशिएट इनटू आयंस, यानी कि जब जो सब्सटेंस है वो आयंस में डिसोशिएट होगा तो उसकी जो टेंडेंसी या फिर एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोशिएशन कांस्टेंट। अब मान लो एक सब्सटेंस है AXBY, तो वो क्या है, जब उसका डिसोशिएशन हुआ तो वो क्या है, XA प्लस YB में ब्रेक डाउन हो गया उसका, ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो हम डिसोशिएशन कांस्टेंट इसका कैसे बताएंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A उसकी पावर X, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B उसकी पावर क्या है, Y, और जो भी हमने जो सब्सटेंस लिया था उसकी मोलर कंसंट्रेशन। तो ऐसे हम क्या है, किसी भी सब्सटेंस की डिसोशिएशन कांस्टेंट को पता लगा सकते हैं। हर एक सब्सटेंस के लिए, HCl के लिए अलग होगा, NaCl के लिए अलग होगा, NaOH के लिए अलग होगा, सबके लिए क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट अलग अलग होता है। एग्जाम्पल पे देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, अब HO2 है वो क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इसका जो डिसोशिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में जो कंसंट्रेशन है H2O की। तो इससे क्या हम क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट का पता लगा लेंगे। ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। फॉर एसिड के लिए हम इसको क्या कहेंगे, एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट, और बेस के लिए क्या बोला जाता है, बेस डिसोशिएशन कांस्टेंट। लास्ट में इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिसोशिएशन कांस्टेंट, इट इज एसेंशियल फॉर वर्किंग विद बफर। जब हम बफर के साथ काम करें तो हमें क्या है, उसका डिसोशिएशन कांस्टेंट की हमें जरूरत पड़ती है। इट इज यूज्ड टू स्टडी पैरामीटर विच अफेक्ट बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक। जो बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक को जो जो पैरामीटर अफेक्ट करते हैं, मान लो स्टेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, ये क्या है, कुछ बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उनको जो जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं तो उनकी स्टडी के लिए हमें क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। डिटरमाइन एसिड और बेस स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा उनका डिसोशिएशन कांस्टेंट होगा एसिड या बेस का, उतना ही ज़्यादा क्या है, एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ होगी। तो इसी तरह हम क्या है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए डिसोशिएशन कांस्टेंट का यूज करते हैं। आज ये यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सबको ये यूनिट अच्छे से समझ आई हो। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।